दोस्तों, सक्सेस बिल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अर्थशास्त्र की पाठशाला में पहली क्लास अर्थशास्त्र की। आइए हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए देखा जाए कि अर्थशास्त्र को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन। अर्थात हम कह सकते हैं कि धन संबंधी मामलों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र है। ये जो अर्थशास्त्र है, ये अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमिक्स शब्द से बना है, लेकिन ये ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से लिया गया है। ये ग्रीक भाषा के शब्द से। तो अब चूंकि अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है, एक अर्थ और दूसरा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब है अध्ययन करना। अर्थात धन संबंधी मामलों का अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। और ये जो अर्थशास्त्र है, ये अंग्रेजी के इकोनॉमिक्स जो ग्रीक भाषा के ओइकोनोमिया से लिया गया है, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। और ओइकोनोमिया भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आइए इसे देखते हैं। ये ओइकॉस और नोमोस, इसका मतलब घरेलू और नोमोस मतलब प्रबंधन। अर्थात हम कह सकते हैं कि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति या प्रबंधन ही अर्थशास्त्र। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति या प्रबंधन ही अर्थशास्त्र। अरस्तु एक विद्वान हुए, उन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। अरस्तु ने कहा है कि अर्थशास्त्र घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। अब चूंकि अर्थशास्त्र के बारे में आपने जाना कि ये दो शब्द से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र, और ये अंग्रेजी के इकोनॉमिक्स शब्द से लिया गया है। तो अब आगे आप लोग देखें कि ये घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति या प्रबंधन है, और अरस्तु ने कहा है इसे विज्ञान, घरेलू प्रबंधन का विज्ञान। अब चूंकि अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले हमें आर्थिक क्रियाओं के बारे में जानना होगा। ध्यान दीजिए, आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं होती क्या है? तो हमारी ऐसी सभी क्रियाएं जो धन से संबंधित है, हमारी ऐसी सभी क्रियाएं जो धन से संबंधित है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे वस्तुओं का खरीदना या बेचना या कोई काम करना। आप मार्केट जाते हैं, लोग पढ़ाते हैं, ये दिन भर जो आप काम करते हैं, वो सारा काम ही आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो आर्थिक क्रिया की यदि परिभाषा की बात किया जाए, तो हमारी ऐसी सभी क्रियाएं जो धन से संबंधित आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। तो आर्थिक क्रिया में दिन भर के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है आर्थिक क्रिया। अब आर्थिक क्रिया हमने बताया कि जो दैनिक जीवन में दिन भर के जो काम काज आपके हैं, वो सब आर्थिक क्रियाएं हैं। तो दिन भर के काम काज आर्थिक क्रियाएं हैं। तो आखिर अर्थशास्त्र क्या है? तो ध्यान दीजिए, इसी आर्थिक क्रिया पर जब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, तब हम उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। जब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है, तो
तो हम इसे अर्थशास्त्र कहते हैं, और जब इसका व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है तो हम अर्थव्यवस्था। तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था ये दो शब्द है। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? जब इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन किया जाए तब वो अर्थशास्त्र कहलाता है, और जब इसी आर्थिक क्रिया का व्यवहारिक अध्ययन किया जाता है तब यह अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब अर्थशास्त्र जो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, यह पूरी दुनिया में एक जैसी होती है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो ये अलग अलग देश में अलग अलग तरीके की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जैसे हम मुद्रास्फीति देखते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए कौन सी योजना बनाई जाए, सरकार ने मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए, कम करने के लिए कौन सी योजना बना रही है, क्या काम कर रही है सरकार, तो ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम कर रही है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है वो पूरी दुनिया में एक जैसा है, क्योंकि मुद्रास्फीति को ठीक करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से काम किया जाता है। अब एक नोट यहाँ लिखा है कि अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है। ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है जब तक इसके किसी देश का नाम ना जोड़ा जाए। क्योंकि अगर हम लिखते हैं अर्थव्यवस्था तो यह एक अपूर्ण शब्द है, इसके पहले किसी देश का नाम, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अगर हम लिखे भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, तब यह पूर्ण शब्द होगा। अगर केवल अर्थव्यवस्था लिखा जाता है तो यह एक अपूर्ण शब्द है। जैसा कि यहाँ लिखा है, अर्थव्यवस्था एक अपूर्ण शब्द है, और जब तक इसमें किसी देश का नाम ना जोड़ा जाए, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था आदि। अब आगे देखा जाए, इस अर्थव्यवस्था को जो हम पढ़ रहे हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? क्यों हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि अर्थव्यवस्था कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्द से मिलकर बना है। कैसे अर्थव्यवस्था ग्रीक भाषा से लिया गया। फिर हमने आर्थिक क्रिया देखा कि दिन भर के जो काम काज है वो सब आर्थिक क्रिया है, और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का जब हम सैद्धांतिक अध्ययन करते हैं तब वो अर्थशास्त्र कहलाता है, और जब हम व्यवहारिक अध्ययन करते हैं तब वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। लेकिन इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? तो लोक कल्याण होता है, यानी लोगों का कल्याण करना ही अर्थव्यवस्था का काम है। बात समझ रहे? किसी देश की अर्थव्यवस्था में कुछ समस्याएं होती हैं। जो प्रमुख समस्या क्या होती है? संसाधनों की कमी और उचित आवंटन की। जैसे भारत में मान लीजिए कि सीमित संसाधन है और असीमित लोग हैं। संसाधन सीमित है, ये संसाधन सीमित है, और लोग हैं असीमित यानी ज्यादा। तो अब बंटवारे में समस्या तो आएगी, क्योंकि संसाधन कम है, वही है कि एक अनाज 100 बीमार वाली का। तो अगर संसाधन सीमित है तो, और ज्यादा लोग रह रहे हैं, लोग असीमित हैं, तो स्वाभाविक है कि आवंटन में कमी आएगी, बंटवारे में कमी आएगी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख समस्या होती है वो दो है, एक संसाधनों की कमी और दूसरा उचित आवंटन। बस समझ रहे? तो किसी देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख कारणों में अगर देखा जाए तो दो कारण उचित होते हैं। एक होता है कि संसाधनों की कमी, और दूसरा होता है
संसाधनों की और दूसरा है उचित आवंटन की। कहने का मतलब कि देश में संसाधन कम है, सीमित संसाधन है और असीमित लोग हैं। और जब सीमित संसाधन होगा और असीमित लोग होंगे तो आवंटन में समस्या आएगी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की ये दो बड़ी समस्याएं हैं, संसाधनों की कमी और उचित आवंटन। अब बात हम करते हैं उत्पादन के कारक। तो उत्पादन के कारक कौन कौन है, इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर किसे कहते हैं उत्पादन के कारक। तो वे कारक जिनके कारण उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है। कहने का मतलब कोई भी वस्तु तैयार करने के लिए, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, कोई वस्तु बनाने के लिए हमें जिन जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है वही उत्पादन के कारक कहलाते हैं। तो ये कारक जिनके कारण उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है उसी को हम उत्पादन के कारक कहते हैं। यह उत्पादन के कारक हमारे 4 प्रकार के होते हैं। 4 उत्पादन के कारक हैं और इन 4 कारकों में नंबर 1 है भूमि। आप देखेंगे भूमि, किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है। तो आखिर भूमि क्या है? तो भूमि के अंतर्गत केवल लैंड से नहीं लिया जाएगा, केवल जमीन से नहीं, उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन। भूमि के अंतर्गत क्या आता है? उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन जितने हैं वो भूमि के अंतर्गत आते हैं। अब मान लिया जाए किसी वस्तु का उत्पादन करना है तो हमें जमीन की आवश्यकता है और हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं है तो हम दूसरे पर से जमीन लेंगे। और जब हम किसी से जमीन लेते हैं, मान लीजिए ये कोचिंग है, इस कोचिंग को चलाने के लिए हमें रूम की जरूरत होगी, कमरे की जरूरत होगी। तो अब कमरे की जरूरत है, अपने पास कमरा है नहीं, तो इसका मतलब है कि हमें किसी से कमरा किराए पर लेना है। तो जब हम कमरा लेंगे तो उसके प्रतिफल के रूप में हमें क्या देना पड़ेगा? किराया यानी रेंट देना पड़ेगा। तो परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि भूमि का प्रतिफल क्या होता है? तो भूमि का प्रतिफल क्या है? रेंट यानी कि किराया। क्या भूमि भारत में उपलब्ध है? तो हाँ, भारत में भूमि उपलब्ध है। तो उत्पादन के कारक में पहला कारक हमारा है भूमि। और भूमि कहते किसे हैं? तो उत्पादन में प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन ही भूमि है। भूमि का प्रतिफल क्या होता है? तो भूमि का प्रतिफल किराया होता है। क्या भूमि भारत में उपलब्ध है? तो हाँ, भारत में भूमि उपलब्ध है। अब बात करते हैं कि उत्पादन के कारक में पहला भूमि है, तो दूसरा क्या है? देखिए, उत्पादन के कारकों में पहला भूमि, दूसरा है पूंजी। इधर हम लिख देते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि भूमि हो, दूसरा है पूंजी और तीसरा है श्रम और चौथा है उद्यमशीलता। ये 4 कारक हैं, उत्पादन के कारक हैं। ये उत्पादन के 4 कारक हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। हमने भूमि की बात किया कि किसी भी चीज के उत्पादन के लिए जो प्राकृतिक संसाधन प्रयुक्त होते हैं उसे ही भूमि कहते हैं।
और भूमि का प्रतिफल क्या बताया? तो भूमि का प्रतिफल हमने बताया कि किराया यानी कि रेंट होता है, ये प्रतिफल। अब बात करते हैं पूंजी। पूंजी में दो चीजें आती हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। एक है धन और दूसरा है तकनीक, यानी कौशल भी पूंजी के अंतर्गत ही आती है। तो धन की किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए, किसी भी सेवा के उत्पादन के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, और तकनीक यानी कैसे वो उत्पादित किया जाएगा उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर हमें जानकारी नहीं है तो फिर समस्या हो जाएगी। तो धन और तकनीक ये पूंजी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप धन और तकनीक दोनों लगाते हैं तो उसका प्रतिफल क्या मिलता है? ब्याज। मान लीजिए मान लीजिए हमें पेन की फैक्ट्री लगाना है, तो हमने भूमि रेंट पर ले ली है, एक पेन की फैक्ट्री लगाना है, तो भूमि तो हमने लिया, तो इसका प्रतिफल हमने किराया दिया। अब बात आती है पूंजी लगाना है, तो पूंजी में हमने दो चीज लगाया, एक धन और दूसरा है तकनीक। अब पेन बनाने की तकनीक तो हमारे पास है, लेकिन धन की कमी है। तो अब धन लेने के लिए हम बैंक जाएंगे, और बैंक जाएंगे तो बैंक में जब हम धन लेते हैं तो हमें क्या देना पड़ेगा? ब्याज। क्या देना पड़ता है? ब्याज। तो पूंजी का जो प्रतिफल होता है वो क्या है? ब्याज। तो भारत में क्या धन का अभाव है, यानी पूंजी का अभाव है? तो हाँ, भारत में पूंजी का अभाव है। भारत में पूंजी का अभाव। तो आपने दो चीजें देखा कि उत्पादन के कारक में मैंने बताया कि चार कारक हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रम है और उद्यमशीलता। आपकी परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन उत्पादन के कारक है या कौन उत्पादन के कारक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के ये चार कारक महत्वपूर्ण हैं: भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। भूमि के लिए जो प्रतिफल देते हैं आप, वो किराया देते हैं, और पूंजी के लिए प्रतिफल जो देते हैं वो ब्याज देते हैं। तो भूमि भारत में उपलब्ध है, जबकि भारत में पूंजी का अभाव है। अब तीसरी बात करते हैं, जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है श्रम। ध्यान दीजिएगा, तीसरा महत्वपूर्ण कारक श्रम। श्रम। अब श्रम में कौन सा श्रम है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, ये मानवीय श्रम। मानवीय श्रम यानी मानव के द्वारा जो श्रम किया जाता है, श्रम में मानवीय श्रम आता है। अब मानवीय श्रम में देखिए, एक तो होता है कि मानसिक श्रम और दूसरा होता है शारीरिक श्रम। तो दो प्रकार के श्रम हैं, एक है मानवीय मतलब मानसिक श्रम और दूसरा शारीरिक श्रम। कहने का मतलब कुछ लोग पढ़े लिखे या तकनीकी ज्ञान जो होगा वो मानसिक श्रम के अंतर्गत आएगा, और जो लेबर होंगे वो शारीरिक श्रम के अंतर्गत आएंगे। अब अगर हम चाहे किसी से मानसिक श्रम करवाएं, चाहे किसी से शारीरिक श्रम करवाएं, तो अगर मानसिक और शारीरिक श्रम करवाते हैं तो उसके बदले में हमें क्या देना पड़ता है? मजदूरी देना पड़ता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि श्रम का प्रतिफल क्या है, तो श्रम का जो प्रतिफल है वो क्या है? मजदूरी है। क्या भारत में मजदूरी उपलब्ध है? श्रम उपलब्ध है? तो हाँ, भारत में श्रम उपलब्ध है। तो ये तीन कारक हुए, भूमि, पूंजी और श्रम। तो हमने बताया कि भूमि के अंतर्गत क्या आता है, पूंजी के अंतर्गत क्या आता है और श्रम। भूमि
वो किराया होगा, पूंजी का जो प्रतिफल होगा वो ब्याज होगा, और श्रम का जो प्रतिफल होगा वो मजदूरी होगा। अब बात हम करते हैं चौथे कारक की, उद्यमशीलता की। ध्यान दीजिए भैया, उद्यमशीलता, उद्यमशीलता का मतलब है जोखिम लेने की क्षमता। अब अक्सर ये देखा गया है कि हमारे पास भूमि है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसके पास ये तीन चीजें, भूमि है, पूंजी है, श्रम, ये तीनों उसके पास उपलब्ध हैं। लेकिन उसके पास ये डर बना रहता है कि मान लीजिए हम कोई काम करेंगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा, फायदा होगा कि नहीं होगा। तो अगर जोखिम लेने की क्षमता नहीं है तो वह व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता है। तो सबसे जरूरी कारक जो है उत्पादन के कारकों में वो है उद्यमशीलता, अर्थात जोखिम लेने की क्षमता। किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सबसे जरूरी जो है वो उद्यमशीलता यानी जोखिम लेने की क्षमता है। तो आप देखेंगे कि जो उत्पादन के कारकों में हमारा अंतिम कारक, चौथा कारक है जो वो उद्यमशीलता, जोखिम लेने की क्षमता। और जब आप जोखिम लेते हैं यानी भूमि लगाए, आपने श्रम लगाया, आपने पूंजी लगाया, तो क्या आपको मिलेगा? जब आप कोई उत्पादन करते हैं तो किसके बारे में आप सोचते हैं, क्या आपको मिलना चाहिए? तो उसके लिए आपको लाभ मिलना चाहिए। तो पूछा जाता है कि उद्यमशीलता का प्रतिफल क्या है? तो उद्यमशीलता का प्रतिफल लाभ है। भारत में इसका क्या है? अभाव है। तो आज आपने देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा। और मैंने उत्पादन के कारक अगली क्लास में आगे की बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।